फ्रांस की क्रांति कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कारण क्या थे और क्रांति के परिणाम क्या निकले, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए कि फ्रांस में क्रांति 1789 को हुई। इसे फ्रांस की 1789 की क्रांति के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कोई एक दिन की क्रांति नहीं थी। इस क्रांति की वजह बहुत दिन से जो वहाँ का जनजीवन था, साधारण जनजीवन, बहुत दुखी हो गया था कि फ्रांस में अधिकतर लुई वंश का शासक रहा है। और जब लुई वंश का शासक निरंकुश शासक था, अपने भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था, राजतंत्र प्रणाली थी, लोगों की सुख सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। और यह क्रांति कहते हैं 1789 से लेकर 1799 तक चली। कुछ लोगों का, विद्वानों का ये भी मत है कि ये क्रांति 1815 तक भी चली। अलग अलग विद्वानों के इस बात को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन जितने भी विद्वान हैं उन सब ने इस बात पर उनकी सहमति है कि उसकी वजह क्या है और उसके परिणाम क्या है और शुरुआत उसके कहाँ से हुई, कब हुई, ये सब सहमत हैं। अधिकतर लोग इस बात पर सहमत हैं। तो देखिए कि फ्रांस में जो लोग थे, अधिकतर जो किसान और मजदूर लोग थे, उनकी दयनीय स्थिति हो गई थी। समाज के 3 वर्ग बन गए थे, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो बड़े बड़े पदों पर थे, ऐश और आराम का जीवन व्यतीत करते थे, भोग और विलासी थे, राजा के करीबी थे, जिसके कारण से आम जनजीवन में अस्त व्यस्त हो गया था। देखते हैं इसके पॉइंट वाइज। राजा स्वेच्छाचारी राजा था, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था, किसी की कोई नहीं सुनता था। तो जब किसी की कोई नहीं सुनेगा, राजा ही नहीं सुनेगा, तो दूसरे कौन सुनेंगे। पर जब से दुखी हो गई थी, स्वेच्छाचारी राजा होने के कारण से वह स्वयं ही अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। लोगों की तरफ उसका, सुख सुविधाओं की तरफ, लोगों के कल्याण के लिए कोई उसका रुझान नहीं था। एक फैक्टर तो इसका ये है जो राजनीतिक कारण है। दूसरा फैक्टर यह है कि राजा ने बहुत अधिक कर लगा दिए थे। कर लगाने से जो करों का जो बोझ था, अधिकतर प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ा, मजदूरों और किसानों पर पड़ा। एकदम से निम्न वर्ग में जो मजदूर और किसान और छोटे दुकानदार या छोटे कुटीर और लघु उद्योगों में काम करने वाले, अपने स्वतंत्र काम करने वाले लोग की दयनीय स्थिति हो गई कर लगने से, और राजा के खिलाफ हो गई। इसके बाद एक रूपता का अभाव था। एक रूपता का मतलब है कि राजा अलग अलग तरह के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करता था। अमीरों के साथ उसका अलग व्यवहार था, गरीबों के साथ अलग व्यवहार था, मध्यम दर्जे के लोगों के साथ अलग व्यवहार था, जिसके कारण से राजतंत्र था और राजतंत्र में एक रूपता नहीं थी। लोगों की शासन व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी, जो लोग शासन से तंग आ गए थे। इसके बाद देखिए, सैनिक व अन्य पद पैतृक पद थे। कि सैनिक, जो राजा की सेना में सैनिक होते थे या जो अच्छे पद होते थे, वो पैतृक पद थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं लोगों को अगले एक ही कुछ ही परिवारों का
पैतृक पद होने के कारण से दूसरे जो आम जनजीवन था उनके लिए इस बात का ऐतराज था कि इस राजा की सेना में राजा के करीब राजा के कुछ ही लोगों का वर्चस्व था, जो अन्य लोगों की आलोचना, जो आम जनजीवन की आलोचनात्मक देखा जाए तो अस्त व्यस्त हो गया था। तो आम जनजीवन कष्ट में था, तो जब कष्ट में होगा तो विद्रोह एक दिन करेगा ही वो। मतलब कहते हैं कि जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए तो विद्रोह होना स्वाभाविक होता है। तो अब और देखिए, इसमें जो राजा की जो रानी थी, जिसको मैरी अंतोइटो बोलते हैं, उसके ऊपर ही धन की बर्बादी थी। वो बहुत ही आरामप्रस्त औरत थी। अपने खजाने का दुरुपयोग राजा उसके ऊपर करता था। भोग और विलास में जीवन व्यतीत करने वाला था। तो एक वजह उसकी राजनीतिक वजह ये भी थी। देखा जाए तो सेना में भी असंतोष हो गया था। सेना भी उसके खिलाफ ऐसे हो गई कि जब सेना में सिक्योरिटी नहीं थी दूसरे लोगों की, मान लीजिए जैसे सेना में कुछ लोग युद्ध के दौरान या वैसे ही सेना में कोई कैजुअलिटी हो जाती है या किसी प्रकार के, तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण से सेना के जो सैनिक थे वो भी राजतंत्र के विरोध में हो गए थे। क्योंकि सैनिक सेवा पूरी करने के बाद जो सेवानिवृत्ति थी उसके पश्चात उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी, जिसके कारण से सैनिकों में बहुत सारे विद्वान इस बात को भी लेकर एक मत है। देखिए, शासक था जो लुई 16वां लुई वंश, वो बहुत ही भ्रष्ट शासक था। जैसे मैंने बताया कि कर की अधिकता गरीब लोगों पर थी, भ्रष्ट और अत्याचारी था, निरंकुश था, लोगों के जीवन और साधारण जनजीवन की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। तो इन बातों को लेकर देखें तो फ्रांस में राजनीतिक क्रांति का होना स्वाभाविक था। अब अगला पहलू देखिए, सामाजिक कारण। ये सामाजिक कारण है। समाज को 3 भागों में बांटा गया। स्वाभाविक रूप से जब राजा के पास वही लोग थे जो उसके करीबी लोग थे और उनको उच्च पदों पर रखा गया, राजदरबारी बनाया गया, सामंतवादी बनाया गया, जमीनों की व्यवस्था उनके लिए की गई, फ्यूडल सिस्टम बनाया गया, मजदूर काम करते, सारा खजाना, सारी अनाज सामंत ले जाते, जिसके कारण से सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म होने के कारण से भी समाज में अव्यवस्था फैली, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और अस्त व्यस्त होने से जो निम्न और मध्यम वर्ग के जो लोग थे राजा के खिलाफ हो गए। अब देखिए, उच्च पद सामंती पद था, जिसमें पादरी, पॉप, प्रीस्ट और जो राजदरबारी लोग थे। पादरी ही जो थे वो राजा को चलाते थे। राजा अपने आप में एक दैविक शक्ति थी, वास्तव में दैविक शक्ति नहीं थी। मान्यता थी कि जो राजा है वो ईश्वर का रूप है, जो वो कहेगा ऐसा ही होगा, स्वेच्छाचारी होगा, इच्छा अनुसार काम करेगा। तो जिसके कारण से उच्च पद सामंतों को दिए गए, पादरियों को दिए गए, पॉप को दिए गए, प्रीस्ट को दिए गए और अधिकारी जो वर्ग के लोग थे वो भी उच्च पद के लोग थे, वो भी उच्च वर्ग के ही लोग थे। उच्च वर्ग के लोग होने के कारण से जो निम्न के दो, मध्यम और निम्न
समाज के जो लोग थे, वर्ग के जो लोग थे, उनमें असंतोष होना स्वाभाविक था। अब देखिए मध्यम वर्ग में डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है और जो छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग थे, लेकिन काबिलियत होने के बावजूद भी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को राजा के दरबार में या सैनिक सेना में या और सरकारी कार्यों में नियुक्त नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि राजा भोग विलासी था, उसे काबिलियत का पता ही नहीं था। एक विद्वान तो ये भी कहता है कि जो लुई वंश का जो शासक था वो तो पढ़ा लिखा मूर्ख था। विद्वान तो कहते ही नहीं उसको, लुई 14वें सबसे बड़ा मूर्ख और निरंकुश राजा भी कहते हैं कि वो लुई वंश काफी लंबे समय से फ्रांस में शासन कर रहा था। अब ये मध्यम वर्ग में जो वकील है, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं और भी इस तरह के जो छोटे मोटे सरकारी मुलाजिम कर्मचारी होते थे और उनकी भी जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं थी। जब जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि वो राजा के खिलाफ होंगे, राजतंत्र के खिलाफ होंगे। अब आगे देखिए निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे और वही लोग जो कमाने वाले थे उन्हीं लोगों पर कर का बोझ था, क्योंकि राजा ने जो टैक्स है वो बढ़ा दिए थे। धन का राजा के द्वारा दुरुपयोग। बताया गया है कि जो राजा था वो अपने ऐश और आराम के लिए, भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए धन का दुरुपयोग करता था। प्रजा के हितों की उसे कोई फिक्र नहीं थी। इसके साथ साथ ही कर विभाजन दोषपूर्ण था। जो करों का विभाजन था, राजा ने जो आम कर प्रणाली व्यवस्था थी जो राजा की, उसमें जो करों का विभाजन वो दोषपूर्ण था। उसने एक समान कर लगाए हुए थे, चाहे वो कम आमदनी वाले व्यक्ति हो या अधिक आमदनी वाले व्यक्ति हो। जिन लोगों की आमदनी कम थी उनके को भी कर का उतना ही प्रतिशत भाग देना पड़ता था जितना अधिक आमदनी वालों को। इसलिए करों का जो विभाजन था वो दोषपूर्ण था और दोषपूर्ण जो करदाता थे वो भी राजतंत्र के खिलाफ हो गए थे। आगे देखिए औद्योगिकरण के कारण कारीगर बेकार हो गए। इसके साथ साथ यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी और उस औद्योगिक क्रांति के कारण से फ्रांस भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है, तो उसमें भी औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति से मशीनों के द्वारा काम किया जाने लगा। जो लोग अपना काम खुद करते थे या पशुओं की सहायता से काम करते थे तो वो बेकार हो गए और मशीनी युग के कारण से भी असंतोष कारीगरों में राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इसके साथ साथ फ्रांस पर ऋण का बोझ हो गया। फ्रांस ने अमेरिकी देशों की सहायता की थी। उनको आर्थिक सहायता देने से फ्रांस ने अन्य देशों से ऋण लिया, जिसके कारण से फ्रांस ऋणी हो गया और फ्रांस के लोगों पर उस ऋण का बोझ हो गया, जिसके कारण से दमन होना स्वाभाविक था। और ऋणी होने के कारण से जो छोटे छोटे व्यापारी लोग थे
दुकानदार थे या जो अपने ही घरों में छोटे छोटे उद्योग धंधे चला रहे थे, उनका व्यापार नष्ट हो गया। कहने का भाव उनका व्यापार ठप हो गया, उनकी रोटी रोजी छीनी जाने लगी। अब देखिए, अमेरिकी सहायता से राजकोष भी खाली हो गया था। उसने अमेरिकी सहायता करने के लिए अपना सारा धन लुटा दिया। सारा धन लुटाने से राजकोष खाली हो गया, और राजकोष खाली होने से जो सरकारी कर्मचारी थे, सेना के जो जवान थे, उनकी तनख्वाह वेतन देने में कठिनाई हुई, और कठिनाई होने से, अवैतनिक होने से सैनिकों में विद्रोह हो गया। इसका ये कारण एक सैनिक कारण भी हो सकता है। और देखिए आगे, इसके साथ साथ दार्शनिकों का योगदान। फ्रांस में विभिन्न दार्शनिकों ने जन्म लिया। इस दौरान उन दार्शनिकों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से जन संचार के माध्यम से लोगों को उजागर किया, और उन दार्शनिकों ने अपने अपने विचार जब लोगों के बीच में साझा किए, राजा की बुराई बताई, उसकी भोग विलासितापूर्ण जीवन को बेनकाब किया, उसका भंडाफोड़ किया, तो जब लोगों को राजा की असलियत का पता लगा तो वो भी राजा के खिलाफ हो गए। वो कौन कौन से दार्शनिक हैं देखिए। सबसे पहले रूसो एक महान दार्शनिक हुआ है फ्रांस, यूरोप महाद्वीप में। उसने क्या किया, सामाजिक समझौता एक किताब लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समाज का जो समझौता है, ताना बाना है, समाज को कैसे रहना चाहिए, समाज को कैसे बनाना चाहिए, समाज के कार्यों की रूपरेखा किस प्रकार से होनी चाहिए, जब उसने ये किताब समाज में प्रकाशित की, लोगों ने पढ़ा और समझा, तो वो राजतंत्र के खिलाफ हो गए। रूसो के साथ साथ एक और दार्शनिक हैं, जिसको वोल्टेयर कहते हैं। वोल्टेयर ने धार्मिक खंडन किया। धार्मिक खंडन, वोल्टेयर मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉज एक बुक लिखी, स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। जब उसने वो किताब लिखी तो धार्मिक संस्थाओं का, चर्च का और जो दूसरी धार्मिक संस्थाएं थी, पोप का, पादरियों का, वोल्टेयर मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज अपनी बुक में धार्मिक संस्थाओं का खंडन किया, पादरियों को बेनकाब किया, उनकी विलासितापूर्ण जीवन को लोगों के सामने प्रकाशित किया। तो जो मज़े में रहते थे, जो राजा को गलत तरीके से चलाते थे, पुजारी, प्रीस्ट, पास्टर, पॉप, उनके जो वोल्टेयर ने अपने विचार प्रकाशित के लोगों के बीच में साझा किए, तो जब लोगों को पुजारियों की, पास्टर्स की, पॉप्स की असली विलासितापूर्ण जीवन के बारे में पता चला, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है फ्रांसीसी क्रांति के होने का। अब और देखिए, इसके साथ साथ कुछ तात्कालिक कारण भी रहे हैं जो उस टाइम के कारण हैं। वो कौन कौन से कारण हैं? स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में सरकार के 3 अंग थे, जो
उनका साझा अधिवेशन था और उस साझे अधिवेशन में जब संयुक्त बैठक हुई तो वो उस संयुक्त बैठक में राजा के खिलाफ विचार सामने आए। स्टेटस जनरल की बैठक में, संसद के तीनों दलों की बैठक में राजा के खिलाफ विचार उभर कर आए और राजा का खिलाफ विद्रोह खड़ा हो गया। क्या हुआ? राजा के खिलाफ जब विद्रोह हुआ तो जनसाधारण टेनिस कोर्ट में एकत्रित होने लगे। फ्रांस के टेनिस कोर्ट में फ्रांस की क्रांति का जो बिगुल है वो फ्रांस के टेनिस कोर्ट से ही, फ्रांस की क्रांति का बिगुल ऐसे विद्वान बताते हैं कि फ्रांस के टेनिस कोर्ट से ही बजा था। और जो टेनिस कोर्ट देखिए, वहां पर तीनों दलों की बैठक हुई। स्टेटस जनरल का जो अधिवेशन था, सरकार के तीनों अंग उसमें शामिल हुए। जब तीनों सदन शामिल हो गए तो राजा के खिलाफ विद्रोह खड़ा हुआ और जनसाधारण टेनिस कोर्ट में एकत्रित हो गया। तब बहुत सारी भीड़ वहां पर एकत्रित हुई और उसमें एक बात सामने आई कि फ्रांस का नवीन संविधान बनाया जाए। उस नए संविधान के अनुसार गणतंत्र राज्य की स्थापना की जाए और राजतंत्र को खत्म किया जाए। अब देखिए, नए संविधान के विचार उभर कर आया। स्टेटस जनरल प्रथम के अधिवेशन में क्रांति का ही बिगुल बज गया। तो जो ये यहाँ पर अधिवेशन हुआ था, स्टेटस जनरल के प्रथम अधिवेशन में ही क्रांति का बिगुल बज गया। ये मुख्य कारण हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में सहयोग किया। फ्रांस की क्रांति के कारण है ये, जिनसे फ्रांस में क्रांति उभर कर आई। अब देखिए, इस फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ? जो 1789 में जो क्रांति हुई, इसके परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम देखिए, सबसे पहले तो राजतंत्र समाप्त हो गया। जो शाही राजतंत्र था, भोग विलास पूर्ण जीवन था, वो समाप्त हो गया। नए फ्रांस गणतंत्र का जन्म हुआ, नया संविधान बनाया गया, प्रजातंत्र शासन प्रणाली की व्यवस्था हुई। प्रजातंत्र शासन प्रणाली, और देखिए इसके साथ साथ जब प्रजातंत्र शासन प्रणाली हुई तो फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे का एक नया आयाम उभर कर आया। लोगों में राजतंत्र के जो खिलाफ थे वो एकजुट होकर एक स्वतंत्र राज्य के पक्ष में, एक संविधान के नीचे, एक संविधान के अनुसार उभर कर सामने आए और एक गणराज्य की स्थापना हुई। राजतंत्र का नष्ट हुआ। इसके साथ साथ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की गणतंत्र की स्थापना के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि फ्रांस में सभी लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा उभर कर आया और आज फ्रांस विश्व के एक नए आयाम में है। स्वतंत्र शासन प्रणाली है, जिसके कारण से फ्रांस को अब गणतंत्र राज्य कहा जाता है। राजतंत्र राज्य वहां पर
1789 से की क्रांति से जितनी लंबी क्रांति चली 1799 तक भी कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह क्रांति वाटरलू के युद्ध तक चली और वाटरलू के युद्ध में 18 मई 1815 के बाद समाप्त हुई और उसके बाद बीच में नेपोलियन का शासन भी आया, फ्रांसीसी नेपोलियन का शासन भी आया। यही फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे, यही फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है। और ये क्वेश्चन जो फ्रांस की क्रांति है 1789 की क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। विश्व की ये महानतम क्रांतियों में से एक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में भी है और ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। ये आप इसे याद करेंगे, समझेंगे और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको आगे अपने मित्रों को, अपने जान पहचान में शेयर करेंगे। यदि आपने इसको और अच्छा लगा तो इसको आगे सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।